नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। मोदी जी ने देश की इज्जत बचा ली। दूसरा, संविधान बचाने की जिम्मेदारी अदालत की है, क्या हम समझते हैं? तीसरा, डिलिमिटेशन की गुत्थी कैसे सुलझेगी? इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम हर महीने आपको आर्थिक सहयोग के रूप में हमें देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि चैनल को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस आर्थिक जो आप सहयोग करेंगे उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, मोदी जी ने देश की इज्जत बचा ली। अब आप पूछिए कैसे? मोदी जी गए थे अभी यूएसए। तो पहले मैं एक चीज़ आपको से शेयर कर लूँ, फिर आपको बताऊं कि मोदी जी ने इज्जत बचाई कैसे। मोदी जी जब अभी गए अमेरिका, तो एक कोई अजय वासुदेव बोस जी हैं। तो अजय जी ने एक आरटीआई क्वेश्चन डाला। आरटीआई उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में भारत का जो विदेश मंत्रालय है उस दूतावास में डाला, और उन्होंने पूछा कि भाई जरा ये बताइए कि मोदी जी ने क्या कोई एमओयू साइन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कोई एग्रीमेंट साइन किया? तो वो मैं लगा दे रहा हूँ, वो आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। नेहा सिंह जी सीपीआईओ हैं, उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा है दिस इज विथ रेफरेंस टू आवर आरटीआई एप्लीकेशन। फिर उन्होंने कहा ड्यूरिंग द वीवीआईपी विजिट टू वॉशिंगटन डीसी फ्रॉम 12th to 13th February 2025, no MOUs were signed between PM and POTUS। अब वो कहती हैं दूसरे उसमें, इफ यू आर अग्रीव्ड विद द रिप्लाई यू मे फाइल एन अपील टू डॉक्टर विनोद भाड़े, और ये सब उन्होंने फिर वो किया। इनके हिसाब से कोई भी MOU साइन नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ प्रश्न इसमें उठते हैं जो अजय वासुदेव जी ने भी अपने उसमें उठाए हैं कि गए किस लिए थे और कैसे मोदी जी ने इज्जत बचाई, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन गए किस लिए थे? क्योंकि ये जब गए थे तो हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा था, हम और आप इस पैसे को दे रहे हैं। मोदी जी वहां गए थे अपना बड़का जहाज लेके। तो लोगों के मन में उठा कि क्या अडानी के लिए गए थे? क्योंकि इमिग्रेशन वाले में तो कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा। टैरिफ वाले में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब किसी चीज में कुछ नहीं हुआ। तो ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट भी नहीं साइन हुआ। ये गए किस लिए थे? क्योंकि इसमें देश का क्या हित हुआ? जिस जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि अपनी इज्जत बची, ये मेरे किसी एक जानने वाले ने कहा। उसने कहा कि देखिए एक दो चीजें आप समझिए, इट इज बिहाइंड द कर्टन वाला। जो ट्रंप ने जेलेंस्की को बुला के क्या किया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, माफ कीजिएगा चांसलर इलेक्ट जो जर्मनी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इट वॉज अ ट्रैप बाय यूएसए। जिस तरह से जेलेंस्की को बुलाया, जो 10 मिनट का था, उसको 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको करके उनको जलील किया। मोदी जी को तो नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बंद कमरे में क्लास काफ़ी ली गई। खुले कमरे की जो फोटो आई हैं उसमें तो एलन मस्क अपने बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आया है, भारतीय विदेश विभाग के साथ। लेकिन बंद कमरे में, अच्छा यहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है बहुत फॉर्मल हैं, आप टाइप कोट पहन के आइए, और दूसरी तरफ वो बच्चा खिला रहा है। मतलब एक तरफ ये फॉर्मेलिटी है, जब हमारी बात आए तो हम बच्चा खिलाएंगे। तो मोदी जी तो पहली चीज ये है कि उनको जो भी कुछ हुआ उनके साथ, भगवान करे अच्छा ही हुआ हो, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इन्होंने डांटा, इन्होंने हो सकता है अकेले लगा भी दिया हो ट्रंप को, ऐसा कौन सा है। तो कुछ भी हुआ वो बंद कमरे में हुआ। जो खुले में हुआ उसमें एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी मोदी जी ने की। वो किसी चीज़ का जवाब ही नहीं दिए। वो जानते थे कि मुंह खोला और एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ है जो सुनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। वो तो अपने मन की बात कहेगा।
जब वो इनके आने के बाद ये कह सकता है कि 21 बिलियन यूएस डॉलर, 21 मिलियन यूएस डॉलर मैंने मोदी जी को, माय फ्रेंड मोदी को दिए थे इलेक्शन के समय, तो कुछ भी कह सकता है। तो एक तो मेरे हिसाब से इट वॉज अ राइट स्ट्रैटेजी ऑन द पार्ट ऑफ मोदी जी। दोनों चीज़ें थी कि मोदी जी कुछ बोले नहीं, मुंह चुप, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के खड़े रहे। दोनों को दो कारण थे उसके मेरे हिसाब से। जो प्रमुख कारण ये था, उनको पता था कि अगर कुछ बोलेंगे तो जैसा अंदर पर्दे के पीछे जो हुआ है वो पर्दे के सामने हो जाएगा। और दूसरा मुझे एक चीज़ और लगती है, ये सब क्या बोल रहे हैं अपने को जब समझ ही में नहीं आ रहा है तो हम काहे के लिए कुछ परेशान हो। बोलो, बुको, अंग्रेजी में बुको, जो बुकना है अपने को कौन सी आती है। हमारे सामने कोई आगे रशियन में बोले बोले, गाली दे, कुछ करे, हमें कौन सी पड़ी है। अरबी बोले, फारसी बोले, अपने लिए सब ठीक है। अरे कुछ अपनी भाषा बोलो, कुछ पल्ले पड़े तो समझ में आएगा। तो वो उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से देश की इज्जत बचा ली, क्योंकि कम से कम कोई सार्वजनिक रूप से कोई बेइज्जती नहीं हुई। वो अलग बात है कि बेइज्जती हो रही है कि हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा है, सेना का विमान आ रहा है, वो अलग बात है, वो छोटी मोटी बात है। लेकिन एक चीज़ और बता दो, इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि विदेश उसमें कितने खर्चे होते हैं। एक आरटीआई की एक और वो आया है, मोदी जी अभी गए थे रूस जुलाई 2024 में, फिर अक्टूबर 2024 में। ये कजान और मॉस्को में इनकी विजिट पे कितना कितना पैसा लगा था वो डिटेल आ गया है। मैं लगा दे रहा हूं, आप सबने इसको देख चुके होंगे। लेकिन उसमें कजान वाला इंटरेस्टिंग है। 13 लाख की पॉपुलेशन है, तो क्या सब हिंदुस्तानी रहते हैं? कजान में कितने हिंदुस्तानी होंगे? वहां पे होटल अरेंजमेंट 1,62,00,000 रुपए, डेली अलाउंस 25 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट 1,79,00,000 रुपए। और ये 1-1.5 दिन से ज़्यादा की विजिट नहीं थी। जो सबसे इंटरेस्टिंग है, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 6,56,00,000 रुपए। टोटल 10,24,00,000 में 6,56,00,000, मोर देन 60% ये हैं। अब आप आजकल तो हालांकि सब्जी वालों ने मना कर दिया है, जब आप सब्जी लेने जाइए तो घलुआ मांगती है। हमारी पत्नी तो मांगती है, अभी भी नहीं देता, जबरदस्ती धनिया की पत्ती उठा लेती है, मिर्चा उठा लेगी। तो ये जो घलुआ है मिसलेनियस, ये यहाँ 60% है। मतलब हल्दी मिर्चा खरीदने जा रहे हैं और आलू प्याज खरीद के जबरदस्ती ले रहे हैं। कहीं मिसलेनियस 60% होता है। और मिसलेनियस मतलब क्या है? टिप। अब टिप किसको दी जा रही हो? कितनी, 6 करोड़ अगर टिप दी गई, अरे लो मजा करो, मजे करने के लिए 6 करोड़, जिसका कोई वो नहीं है। क्योंकि होटल अरेंजमेंट में खाने पीने का सबका इंतज़ाम है, खाने का भी पीने का भी सबका इंतज़ाम उसी में हो गया। लेकिन बाकी पैसे का इंतज़ाम ये हो रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि ये देश के किस पैसे को, हमारे आपके पैसे को कितनी मतलब कितनी अच्छी तरह से खर्च किया जा रहा है। अब आ जाइए दूसरी बात, संविधान बचाने की जिम्मेदारी अदालत की है। क्या हम ये समझते हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो किसी भी देश का संविधान है, उसकी एक न्याय, उसमें 3 हैं। एक उसकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, एक उसकी विधायिका है, लेजिस्लेचर, और एक उसकी क्या बोलते हैं, जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम यह है कि संविधान के अनुसार ये कार्यपालिका और विधायिका अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो उसको रोकना है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी भी संविधान में होगा, किसी भी डेमोक्रेसी में जहां संविधान ये होगा। अमेरिका में भी देखने को मिला, 20 जनवरी को ट्रंप जी ने शपथ ली एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 47वें प्रेसिडेंट के रूप में। और शपथ लेते ही उन्होंने ताबड़तोड़ 20 जनवरी को ली और उसी दिन उन्होंने 26 ऑर्डर पास कर दिए पहले ही दिन। मतलब बिल्कुल पॉलिसी डिसीजन, और जिस तरह से जिसने देखा हो इवेंट की तरह, ये देखिए एक और देखिए, ये करके वो अपना उन्होंने 26 ऑर्डर पास कर दिए। अब एक चीज समझ लीजिए, यूएसए में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं। जो कार्यपालिका, 2 तरह के एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लीगल बाइंडिंग होता है, और ये रिटन ऑर्डर टू फेडरल गवर्नमेंट होता है, फेडरल गवर्नमेंट के लिए होता है, जिसका कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इसका संसद, तो
जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का तमाम पावर है, उसको कांग्रेस में नहीं जाना है इसके अप्रूवल के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर हो गया। और दूसरा जो होता है वो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन होता है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन जो है वो लीगल बाइंडिंग नहीं होता, वो लीगल बाइंडिंग है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब जरा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी कई तरह के हैं, जैसे कुछ तो अनऑब्जेक्शनेबल होते हैं, छुट्टी डिक्लेयर कर दी, फलाना दिन वो होगा, अनऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, छुट्टी डिक्लेयर कर दी। लेकिन फेडरल एम्प्लॉयज के लिए पुराने, अच्छा दूसरा एक और इंपॉर्टेंट यह है अमेरिका में, यह है कि पुराने प्रेसिडेंट द्वारा दिए हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जो कुर्सी पे बैठा सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो चेंज कर सकता है। ये नहीं है कि उन्होंने दे दिया तो वो अब मुहर लग गई, मैं आया मैंने सब उनका उलट पुलट दिया। तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट है, पुराने प्रेसिडेंट के सारे ऑर्डर्स को वो चेंज कर सकता है। और कांग्रेस जो है वो उसको रोक नहीं सकती है, रोड़े अटका सकती है, अवरोध उत्पन्न कर सकती है। जो अगर मेजॉरिटी, मान लीजिए मेजॉरिटी इनकी नहीं है, इनके पार्टी का इनके प्रति वहां, तो फंड्स को कट कर देगी। आपने ऑर्डर दिया कि ये सब लोगों को करो, वो फंड्स ही नहीं देगी, तो आपका फंड्स ही कम हो गया, तो दूसरे तरह के अवरोध उत्पन्न करेगी। अब उस दिन ट्रंप जी ने जब 20 तारीख को जनवरी को शपथ ली तो उन्होंने बड़े बड़े ऑर्डर किए। नेशनल इमरजेंसी एट यूएस मैक्सिको, राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषणा कर दी कि अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी लग गई। इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, इमिग्रेंट्स को लेकर उन्होंने बहुत से काम किए। बर्थ राइट सिटीजनशिप का उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दिया। उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन और किया, वो प्रोक्लेमेशन था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं था, क्योंकि जो मेरी समझ है वो इसलिए किया क्योंकि वो अभी कोर्ट में भी जाएगा। प्रोक्लेमेशन में उन्होंने ये कहा कि जो 15 ही पार्डन, उन्होंने 1500 लोगों की सजा माफ कर दी जो ऑलरेडी सजा पा चुके थे। 6 जनवरी 1921 में जब कैपिटल हिल के ऊपर वो धावा बोला था प्रेसिडेंट ट्रंप को, हार गए थे चुनाव, नहीं इन्हीं को बनाओ, वो ऐसे 1500 लोगों को ऊपर ट्रायल हुआ था, सजा मिली हुई थी, उनका उन्होंने सजा खत्म कर दी। जिसमें एक सज्जन है एनरिक टेरियो, जिनको 22 साल की सजा मिली थी, 22, वो भी उन्होंने खत्म कर दी। एक उन्होंने एक अजीबोगरीब एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि देयर आर ओनली 2 सेक्स, मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष। जो ट्रांसजेंडर है उसका उनकी डिक्शनरी में उसका नाम ही नहीं है। इस तरह का कोई व्यक्ति वही नहीं है तो उसके राइट्स क्या होंगे। उन्होंने उन्होंने कहा कि जो टिकटॉक है जिसमें बैन लगा हुआ था उस पर उन्होंने उसको रोक दिया। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट किया था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पेरिस का जो क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे उन्होंने कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं। और जो जिस रेफरेंस में मैं ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने फ्रीज किया था यूएस के 2 बिलियन जो फॉरेन एड देते हैं उसको उन्होंने कहा था फ्रीज, हम नहीं देंगे, फॉरेन बंद अभी से। वो मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में उनके काफ़ी ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया है, लेकिन उसमें इसमें उनकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। फुल बेंच ने सुना, 9 जज की बेंच ने सुना। उस एपेक्स कोर्ट ने 5-4 के मेजॉरिटी डिसीजन दिया है और उन्होंने ट्रंप जी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया कि ये ठीक नहीं है। ये इस रेफरेंस में मैं कह रहा था, ये होता है न्यायपालिका का रोल। वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, अभी तो हम बात सुन रहे हैं, अभी लाइन में आइए, कतार में आइए, इलेक्शन कमीशन का मामला है बाद में सुनेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड है बाद में सुनेंगे, गलत सरकार बन गई है बाद में सुनेंगे। महाराष्ट्र में हम 6 महीने बाद बोलेंगे हाँ सरकार तो गलत बनी थी, संविधान सम्मत तो नहीं थी लेकिन तो बन गई थी। हमारे उन सब के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास कौन टाइम है? हम कोई पत्रकार को रात में अगर आप पकड़ लेंगे जो सरकार के पक्ष में, वह हम रात में सुनेंगे, रात में 12-1 बजे जग के सुनेंगे, दौड़ते हुए सुनेंगे, नहीं उसको बेल दो, उसको बेल दो, ये सब सुनेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कहें आप बिल्कुल गलत, उसको 4 साल तक कहें ले लो माल ले लो, माल काट लो, हाथ मरोड़ो, लोगों को दिखाओ, हाथ मरोड़ के पैसा ले लो, फिर 4 साल बाद कहेंगे नहीं ये बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इस पैसे को वापस करो। तो हमारी जुडिशरी और उनकी जुडिशरी का एक ये है कि वहाँ पे जुडिशरी ने
ये ऑर्डर दे दिया एक डेढ़ महीने के अंदर कि ये आपका गलत है और हम आप ये फ्रीज नहीं कर सकते हैं। अब आ जाइए तीसरी बात पे, डीलिमिटेशन की गुत्थी कैसे सुलझेगी, क्योंकि डीलिमिटेशन एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। कल 5 तारीख थी, स्टैलिन जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उस ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने साउथ की बात की है, उन्होंने केवल तमिलनाडु नहीं, उन्होंने साउथ की बात की है। उसमें डीएमके थे, एआईडीएमके थे, कांग्रेस था, लेफ्ट था, कमल हासन साहब भी थे, बढ़िया जो एक्टर हैं, और वो एक नई पार्टी जो विजय कुमार जी जो नए एक्टर आए उनके टीवी के थी वो भी थे। बीजेपी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, टीएमसी नहीं थी, और वो एनटीके नहीं थी। ये 3 पार्टियां नहीं थी, इन लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास हुआ कि भाई ये जो डीलिमिटेशन की आप बात है कि पॉपुलेशन की बेसिस पे सीटें मिलेंगी, वो जैसे 1971 का जो हमारा जनसंख्या है, जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसी के बेसिस पे आप इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को चलाइए। जो आपको सीटें बढ़ानी हो बढ़ाइए, लेकिन उसी की बेसिस वो रहेगी। अगर वो बेसिस रहेगी तो साउथ की स्टेट्स को ये लगता है कि फिर उनको ऐसा नहीं होगा कि उनकी सीटें कम हो जाएं या इधर की सीटें बढ़ जाएं। और वो कह रहे हैं कि इसको 30 साल के लिए फिर से फ्रीज कर दीजिए और इसका अनाउंस करिए। हमेशा कह के आए हैं ना कि उनकी सीटें घटेंगी नहीं। तो एक क्या है, सबको हम 10-10 मार्क्स देंगे, आपके मार्क्स घटाएंगे नहीं, लेकिन इनके मार्क्स हम 20 कर देंगे। तो हम आपकी सीटें तो नहीं घटाएंगे, लेकिन दूसरे की सीटें आपसे दुगनी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की बातें करके आए हैं जो घुमा फिरा के बात करते हैं। वो बिल्कुल साफ साफ बात कर रहे हैं। देखिए 2 चीज़ें, उनका कहना, जो उनका मुख्य वो है, उनका कहना है कि भाई हम पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, हम अच्छी तरह से रहते हैं, लोगों में शिक्षा देते हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, और इसलिए हम कंट्रोल अगर अपनी पॉपुलेशन कर रहे हैं तो हमें इसका शाबाशी मिलने के बजाय हमें पेनलाइज नहीं करना चाहिए, हमें इसकी वजह सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो भाई हमने अच्छे से किया है तो आप अच्छे से इसको कराइए। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है, ये बिल्कुल उनकी बात जायज़ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, 71 का हो जाए, लेकिन इसमें 1-2 गुत्थियाँ भी हैं। अच्छा, दूसरा एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि उन लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई हम नॉर्थ के लोगों को हम सब्सिडाइज करते हैं, हम रेवेन्यू में, हमारे यहाँ से टैक्स लिया जाता है 1 रुपया, वापस आता है 20 पैसा। और नॉर्थ के लिए बार बार कहते हैं कि मान लीजिए उनके यहाँ से, मैं ऐसे ही एक फिगर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं, कि अगर वो टैक्स देते हैं 20 पैसा, तो टैक्स दिया 20 पैसा लेकिन वापस लिया 60 पैसा, तो कहते हैं हम एक तरह से सब्सिडाइज कर रहे हैं नॉर्थ को। एक ये बात उनका है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि गरीबी है, इसमें कोई समस्याएं भी हैं, तो कैसे इसको एड्रेस किया जाएगा? क्योंकि एक मामले को और फंसाया है बीजेपी ने। वुमेन, उन्होंने अभी कुछ नहीं किया, उन्होंने कह दिया वुमेन कोटा को उन्होंने पास करा दिया, कब लागू होगा नहीं मालूम, लेकिन वुमेन कोटा डिलिमिटेशन के बाद होगा लागू। अब एक तीसरी भी समस्या है, वो समस्या भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो हमारे संविधान में प्रावधान है, जो प्रोविजन है कि उनकी जितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से उनका सीटें एलोकेटेड हैं। तो एक बिहार में चूंकि जनसंख्या, जातिगत जनसंख्या हो चुका है उसका वो, तो वहाँ की एक आपको वानगी बता दें, जो उनके पास लास्ट डेटा था 2011 का, उसमें शेड्यूल कास्ट 15.9% थे बिहार में। अब वो बढ़ के हो गए हैं 19.65%, वो करीब करीब 4% के आसपास बढ़ गए हैं। तो उनकी सीटें भी उस हिसाब से बढ़ जाएंगी, बढ़ जानी चाहिए। अब अगर आप उधर की, मतलब ये भी एक है। दूसरा, जैसे शेड्यूल ट्राइब है 1.2%, वो हो गए 1.68%, उनकी सीटें भी बढ़नी चाहिए। तो इसी सबको देखते हुए स्टैलिन का बिल्कुल साफ ये है कि भाई आप हर स्टेट का जो था अपना पुराने स्टेट से चलने दीजिए, इंटरनल करा लीजिए। मतलब स्टेट में जो जनसंख्या उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, उसके हिसाब से अगर शेड्यूल कास्ट बढ़ रहा तो जाने दीजिए ज़्यादा लोग, लेकिन ओवरऑल आप कह दीजिए कि स्टेट के हिसाब से करेंगे तो इसको वो स्वीकार्य नहीं है। और मेरे ख्याल में इतनी आसान गुत्थी नहीं है। पहली चीज़ यह है कि इसमें नियत होनी चाहिए, और जिस ढंग से बीजेपी अभी कर रही है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला और ये सब,
उसमें साउथ के लोगों को दिक्कत है, और बिल्कुल ठीक दिक्कत है, जायज़ दिक्कत है। वो ये कह रहे हैं जब थ्री लैंग्वेज फार्मूला है तो उसमें आप हिंदी हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं? या तो आप एक 2 लैंग्वेज करिए, एक कुछ भी। अगर 2 लैंग्वेज कर रहे हैं तो एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए कि जो जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस स्टेट की भाषा सीखनी ही सीखनी है। बनाइए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष का हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी अगर मुंबई रहती है तो उसकी लड़की को मराठी, उसको भी मराठी सीखनी चाहिए। उसकी बेटी को तो स्कूल में पढ़ती है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। अगर कोई केरल में जाके जीविकोपार्जन कर रहा है तो बिल्कुल मलयाली सीखिए। तो वो स्टेट, जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हैं उस स्टेट की भाषा तो आपको पहली होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई मेरे हिसाब से कोई गुंजाइश नहीं। अब दूसरी बात आती है सेकंड लैंग्वेज जो लेना चाहिए। अगर मैं केरल में कोई किसी का बच्चा पढ़ रहा है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी ले लीजिए, लेकिन उसका रेसिप्रोकल भी रखिए। अगर वो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए महाराजगंज गोरखपुर जिले में पढ़ रहा है, केरल का बच्चा है, पहली तो भाषा आपने स्टेट की हो गई हिंदी पढ़ा दी। अब उसने कहा नहीं मैं तो मलयाली पढ़ूंगा, तो आपको फिर मलयाली पढ़ाने का प्रावधान करना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम कहेंगे नहीं हमारे यहाँ मलयाली टीचर नहीं है, मलयाली फिर पढ़ाना पड़ेगा आपको। फिर कैसे पढ़ाएंगे वो अरेंजमेंट कर लीजिए। खतरा उसको इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में है कि नहीं है। आप तो अभी आज की तारीख में स्थिति है कि एक स्कूल में पूरी तरह से टीचर नहीं है। एक स्कूल के टीचर को 2 जगह वो कुछ उधर बांट दिया जाता है कि तुम जाके वहाँ करो यहाँ करो। तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन वाला है। और ये 3 लैंग्वेज नहीं, हिंदी तो सीखना ही पड़ेगा, भारत में रहना है तो हिंदी कैसे नहीं होगा, एक देश एक वो, ये नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल में स्टालिन ने काम ये किया, वो उन्होंने एक लीड ले ली है और वो इस पूरे डिलिमिटेशन में शायद साउथ की उस नब्ज़ को ठीक से पहचान गए हैं, और इसीलिए वो शायद इस बात को कह के बहुत ठीक से अपनी बात तार्किक रूप से रख रहे हैं और ऑल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।